आज दो बड़े सवालों पर बात करेंगे। मौजूदा राजनीति को लेकर के दो बड़े सवाल और उन सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन सवालों का जवाब टटोलने का काम करें। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा, नंबर 1 का मुद्दा, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में दूसरे बड़े सवाल पर चले। सबसे बड़ा सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार आने से कोई नहीं रोक सकता है? ये एक ही सवाल है जिसमें इस तरह के कई तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है। इस सवाल को ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद में क्या नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी मंदिर लहर पर सवार होकर के 450 सीट जीतने जा रहे हैं? क्या वाकई अब देश के अंदर विपक्ष जो है वो खाना पूर्ति के नाम का बच जाएगा केवल? ये सवाल लगातार लोगों के जो जहन में उठ रहे हैं, ये इस एक मुद्दे पर बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको काउंटर किया जा सकता है? हमारी इस बातचीत का जो दूसरा पहलू रहेगा वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी जी को काउंटर किया जा सकता है और 2024 के 22 जनवरी के बाद, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद विपक्ष या जनता के बीच में कोई मुद्दे बचे भी या नहीं बचेंगे, या फिर विपक्ष एक जबरदस्त तरीके से पलटवार करने वाला है और नरेंद्र मोदी जी के सामने कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे खड़े होने वाले हैं 22 जनवरी के बाद। तो कहा जा सकता है कि असली परीक्षा, नरेंद्र मोदी जी की असली परीक्षा, अग्नि परीक्षा, वो 22 जनवरी के बाद ही शुरू होगी। और एक एक करके पर दर परत मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। असली परीक्षा नरेंद्र मोदी जी की वो 22 जनवरी के बाद ही शुरू होगी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को मैं आपको बताऊंगा और एक एक करके आप इन चीजों को देखते चलिएगा, समझिएगा, तो अपने आप में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विपक्ष जो है वो भारी पड़ने वाला है और कैसे नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में 22 जनवरी के बाद एक तरफा नहीं बल्कि बहुत फंसे हुए तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और वो 2024 में क्या वो जो बड़ी लाइन है उसको क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब जो है टटोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले वाले सवाल पर, सबसे पहले वाले मुद्दे पर बात करते हैं कि ये कहा जा रहा है कि भाई 2024 में अब कोई चांस नहीं बचा है, नरेंद्र मोदी जी 450 सीट जीत करके आ रहे हैं और मंदिर का जो है हवाला दिया जा रहा है कि राम मंदिर की वजह से एक ऐसी लहर, एक ऐसा उफान खड़ा हो जाएगा और उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। ये बात बीजेपी कह रही है, ये बात बीजेपी के सपोर्टर कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस बात को दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस चीज को दूसरे लोगों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं साहब, अभी भी नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा है और बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। दो बड़े मुद्दे मैं आपके सामने लेकर के आता हूं जिसके जरिए कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी का रास्ता वो एक तरफा नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के सामने भी बहुत बड़ी खाई है और उस खाई को पार पाना, उस खाई को पाटना, वो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 13 फरवरी से शुरू होगी। 14 जनवरी से भी एक चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए शुरू हो रही है, लेकिन मैं उसका थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा।
सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है 13 फरवरी से, उसको जरा समझ लीजिए। 13 फरवरी से दिल्ली के चारों तरफ आपको एक बार फिर से किसान आंदोलन वो दिखाई देगा। दिल्ली के चारों तरफ आपको किसान दिखाई देंगे और ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है, आज की, और ये लगातार दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। दरअसल 3 तारीख को जो है वो ऐलान हुआ था किसान आंदोलन का कि 13 फरवरी को किसान आंदोलन की शुरुआत हो रही है दोबारा से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी एमएसपी की जो उनकी वादा था, उनकी गारंटी थी, उसको पूरा नहीं कर पाए और अब दोबारा से किसान दिल्ली पहुंचेंगे, मोदी जी को उनका वादा याद दिलाएंगे और अगर मोदी जी वहां पर उस वादे पर कानून नहीं बनाते हैं तो फिर उसके बाद में सरकार को उखाड़ फेंकने का आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो आज जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरनाला की तस्वीर है। ये पुरानी तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये बरनाला की तस्वीर है और ये बरनाला की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि देखिए साहब किस तरह से कितने बड़े लेवल पर वहां पर अलग अलग जगह पर जो खाप पंचायतें हो रही है, बैठकें हो रही है, रैलियां हो रही है, वहां पर लोग आ रहे हैं और ये लोग किस संकल्प के साथ में आ रहे हैं? ये लोग इस संकल्प के साथ आ रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो अब और या फिर भूल जाओ। एमएसपी को लेकर के किसान वो मजबूती के साथ खड़ा हो गया है और ये जो पहला किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो 13 महीनों तक चला, 376 दिनों तक चला, उस किसान आंदोलन की शुरुआत भी वो पंजाब से ही हुई थी और अब दोबारा से पंजाब से वो शुरुआत हो रही है और पंजाब के उस आंदोलन के साथ साथ फिर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश वो जुड़ते चले जाएंगे, उधर से उत्तराखंड जुड़ेगा। तो इस बार लोगों के सामने, किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चीज है उसको जरा समझिए, वो ये है कि अगर सरकार ये जाते जाते दे गई तो ठीक है, वरना कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ में किसान दिल्ली आ रहे हैं। मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, पूरी ताकत के साथ में रोजाना जो बैठकें हो रही है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, और उस बैठक में अलग अलग जगह पर जो अब ये आज बरनाला की बैठक हुई है और इसी तरह से रोजाना बैठकों का दौर है और मांगे कौन सी है? वही मांगे लेकर के आ रहे हैं कि एमएसपी की मांग स्वामीनाथन के हिसाब से एमएसपी वो तय की जाए और उस एमएसपी को लेकर के कानून बनाया जाए। अगर कोई दर्शक जानते नहीं तो मैं छोटा सा बस चंद सेकंड आपकी लेता हूं, चंद सेकंड में एमएसपी आपके सामने रख देता हूं और आप लोग तय करिए कि किसानों की मांग वाजिब है, जायज है या नहीं है। एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब ये होता है कि पहले आप एमआरपी समझ लीजिए, फिर एमएसपी एक तुरंत मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल की एक एमआरपी है। एमआरपी का मतलब होता है कि इस मोबाइल का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 30,000, 45,000, 40,000, 50,000 रुपए तय है, कंपनी ने तय किया है। उससे ज्यादा दुकानदार नहीं ले सकता है पैसा। मैं अगर ये मोबाइल, किसी कंपनी का कोई भी मोबाइल है, कोई भी चीज है, अगर आप 1 रुपए की माचिस, कंपनी ने तय कर दी है कि माचिस की डिब्बी का दाम 1 रुपए रहेगा, तो दुकानदार की हिम्मत नहीं है कि 1 रुपए से वो 58-54 भी फालतू ले ले। ऐसे ही 30,000 रुपए का मोबाइल है तो 30,000 रुपए से 100 रुपए भी फालतू ले ले, उस दुकानदार की हिम्मत नहीं है। उल्टा आप कहेंगे कि डिस्काउंट दो कुछ तो हम खरीदेंगे। तो ये हुआ एमआरपी। एमआरपी का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने तय किया दाम और हम लोग उसको खरीदने के लिए गए। अब किसान कह रहे हैं कि एमएसपी हमें दीजिए जो आपने वादा किया था। एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं की फसल है, गेहूं जो आटा आप खाते, जो गेहूं की रोटियां आप खाते हैं, गेहूं से बनी हुई रोटी की, आटे की रोटियां जो आप खाते हैं, उस गेहूं का जो दाम है, उस गेहूं का दाम वो सरकार तय कर दे। किसान कह रहा है इस बात को, और मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। मिनिमम जो है वो किसान के गेहूं की दाम वो सरकार तय कर दे। सरकार तय कर दे कि आपको किसानों का गेहूं जो है वो 1600 रुपए प्रति क्विंटल लेना है, 1700 रुपए प्रति क्विंटल लेना है, 1800 रुपए प्रति क्विंटल लेना है, वो आप लोग तय करते। किसान खुद नहीं तय करेगा। इस देश के अंदर एक ही वर्ग ऐसा है, किसान, जो अपनी फसल का, अपनी चीज का दाम तय नहीं कर सकता है। और वो अब भी कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं मांग रहा है। वो अब भी कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहा है कि चलो भाई आपसे तो ऐसी चीज मांग ली जो संभव ही नहीं है। वो कह रहा है कि मेरी फसल का दाम आप लोग तय करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी फसल का दाम जो है मुझे 1600 रुपए दिया जाना चाहिए, 1700 रुपए दिया जाना चाहिए, तो आप लोग तय कर दे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, किसानों की गुजारिश फिर ये है कि आप उस दाम से ज्यादा, उस दाम से कम, माफ कीजिए, उस दाम से कम अगर कोई खरीदता है तो उसको सजा होगी। यानी किसान के गेहूं की फसल का दाम जो है वो तय कर दिया गया है कि 1600 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो सरकार खरीदेगी। किसान मंडी में लेकर के जाता है, मंडी में आड़ती आता है, मंडी में इंस्पेक्टर आता है जो चेक करता है। इंस्पेक्टर का काम होता है वैसे चेक करना। इंस्पेक्टर जब चेक करता है गेहूं निकाल करके, तो इंस्पेक्टर कहता है कि इस गेहूं में वो क्वालिटी नहीं है, इस गेहूं में नमी है, इस गेहूं में खराबी है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है। और वो दाम जो है 1600 रुपए जो सरकार ने तय किया था, वो ना दे करके वो कहता है 1100 रुपए इसके भाव लगेंगे। किसान को 500 रुपए का नुकसान हो गया, और मजबूरी में किसान को अपना वो गेहूं वहां पर बेच करके आना पड़ता है। यही किसान की लड़ाई है। किसान कह रहा है हमें किसान सम्मान निधि मत दो, हमें कर्जा भी आप मत दो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी एमएसपी आप दे दो हमें। एमएसपी का मतलब ये हुआ कि जो फसल का दाम आपने तय कर दिया उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई खरीदेगा तो उसको सजा मिलेगी, और हर फसल की एमएसपी सरकार को तय करनी पड़ेगी। अब आइए, एमएसपी की इस बात को समझने के बाद में आपको क्या ये लगता है कि किसानों की जो मांग है वो बहुत गैर वाजिब मांग है, या ऐसी कोई मांग है जिसको कोई संभव ही नहीं है कि उस मांग को जो है वो माना जाए या लागू किया जा सकता हो? जब इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए के घोटाले हो जाते हैं, 100 रुपए की चीज होती है और उसको 10,000 रुपए में खरीदा जाता है, तो ये जब घोटाले हो जाते हैं वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, तो किसान जो छोटी सी बात कह रहा है, तो क्यों नहीं उस किसान को भी जो है उसकी चीज दे दी जाए? तो इसी चीज को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के, बड़ा मुद्दा ये है, हालांकि उसके बाद में कर्ज माफी है, जो मुकदमा है उनकी वापसी है, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई आशीष टेनी, तो उसको जो है मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, और उसके पिता को भी जो है वो मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, उसको भी जेल भेजा जाए। अभी तक वो मोदी सरकार के कैबिनेट में है। तो किसान इन सब मांगों को लेकर के दिल्ली आ रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और वो देश को दिखा चुका है कि कैसे आंदोलन चलते हैं। वो दोबारा से आ रहा है। अब दूसरी चीज जो इससे पहले शुरू हो जाएगी, लेकिन हाँ, किसान आंदोलन तक उस चीज का असर भी दिखने लगेगा, इसलिए उस दूसरी चीज का मैं अब जिक्र कर रहा हूं। दूसरी चीज है जो 14 जनवरी से शुरू हो रही है, राहुल गांधी की भारत यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की, ये शुरू हो रही है 14 जनवरी से 20 मार्च के लिए, मणिपुर से मुंबई तक। अब जरा इस भारत यात्रा को समझ लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दे इसमें बता रही है। पहले जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा के अंदर, उस यात्रा में जो बड़ा मुद्दा रहा, उस यात्रा में बड़ा मुद्दा रहा कि सरकार कैसे जो है वो धर्म को लेकर के और अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोगों के अंदर बांटने का काम कर रही है।
अमीरी गरीबी की खाई है, वो चीजें समझाने का काम हुआ। और अब लोगों को न्याय देने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी इसमें करेगी, और इसमें कहा जाएगा कि देखिए, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जाए, उसका न्याय दिया जाए, जो लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसको न्याय दिया जाए। लेकिन जो मेन मकसद या मेन जो बड़ी बात है उसको जरा समझिए। जो मेन बड़ी बात है वो ये है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो जिन सीटों से होकर के गुजरेंगे, 100 सीटें ऐसी है जो इस यात्रा के रूट में आएंगी। उसके अलावा करीब करीब 270 सीटें हैं, 270 सीटें जिन पर इस यात्रा का अब असर पड़ेगा। 100 सीटें जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी, अगर इन 100 सीटों में से 30 से 40 सीट भी कांग्रेस पार्टी कैसे न कैसे करके निकाल पाती है, तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा कांग्रेस पार्टी वो इंडिया गठबंधन के लिए जुटा सकती है। और 270 सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मिल करके लड़ेंगे, वहां पर अगर 270 सीटों में से अगर 150 सीटें भी इंडिया गठबंधन के खाते में आ गई, तो इसका मतलब यह होगा कि फिर बहुत बड़ी एक संख्या वो इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ जाएगी, और एक इतनी बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो सकती है जो उसको सरकार में लाने के लिए काफी हो सकती है। और तीसरी बड़ी बात कि जो मंदिर को लेकर के या तमाम तरह से जो दूसरी छवि जो पेश की जाएगी, तो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको पूरी तरह से बॉयकॉट करके रखा जाएगा टीवी मीडिया से। मीडिया में, टीवी में खबरें चलेंगी केवल और केवल मंदिर की। हो सकता है कि बाहर विदेशों से डेलीगेट आने लग जाएं, और तमाम तरह से जो है कोशिशें होंगी। तो ऐसे में राहुल गांधी वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की, अपनी तरफ से बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए, देश में आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो सड़कों पर है, लेकिन पूरी तरह से कब्जा है संस्थानों के ऊपर, और वो आपको इस यात्रा की झलक नहीं दिखा रहे। ये जो है बताने की कोशिश होगी, ये दिखाने की कोशिश होगी, लोगों के जहन में ये बातें डालने की कोशिश होगी। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो तस्वीरें कुछ दिखाइए छत्तीसगढ़ से, वहां पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है, हसदेव के जंगलों को बचाने का आंदोलन। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको एक बड़ी तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई, और बीजेपी की सरकार आने के बाद में वहां पर अडानी को जो कोयले की खदानें मिली है, उन खदानों को अब वहां से कटाई शुरू हो गई है। तो हसदेव बचाओ, आदिवासी बचाओ, हसदेव जंगल काटना बंद करो, ये मूवमेंट वहां पर लगातार गर्म हो रहा है। और ये जब मूवमेंट वहां पर लगातार गर्म होगा, तो ना केवल छत्तीसगढ़ में इसका असर होता है, बल्कि झारखंड में इसका असर होता है, बंगाल में इसका असर होता है, मध्य प्रदेश में इसका असर होता है, गुजरात में असर होता है, राजस्थान में भी असर होता है। जो आदिवासी बेल्ट है देश में, करीब करीब जो है वो 100-125 सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासियों की पकड़ मानी जाती है। हारने जीतने का जो है मार्जिन वो रखते हैं, वो तय करते हैं कि कहां पर किसकी हार जीत होगी। तो ये सारी चीजें, ये केवल एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से 69,000 शिक्षकों का अब मुद्दा चल रहा है लखनऊ के अंदर, वर्षों से चल रहा है, वो जब से वो भर्ती आई वो तब से लगातार चल रहा है। तो ऐसे ना जाने कितने मुद्दे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, और वो लगातार चलते रहेंगे। अगर किसी को ये लगता है कि 2022 2024 की 22 तारीख के बाद में, 22 जनवरी के बाद में, 22 जनवरी 2024 के बाद में देश में कुछ नहीं बचेगा, विपक्ष का कोई चांस नहीं है, मोदी के 450 सीटें आ रही हैं, तो उनको जरा समझने की जरूरत है। बीजेपी का वोटर वो खुश है। देखिए, राम मंदिर में कोई दो राय नहीं है कि एक नॉर्मल वोटर, एक नॉर्मल आदमी, वो भी उसके जहन में जो राम से जुड़ा हुआ है, राम को लेकर के जिसकी आस्था है, उसके जहन में खुशी होगी, वो खुशी भी मनाएगा। लेकिन मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात पूछना चाहता हूं।
दिवाली होती है, होली होती है। दिवाली के बाद में 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में पटाखे अगर छूटते हैं तो कैसे लगते हैं? अजीब लगते हैं ना, कानों में थोड़े चुभते हैं ना। क्या कोई महसूस कर सकता है कि अगर कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मौका नहीं है और बगैर बात के अगर कोई पटाखे ऐसे ही छोड़ाने लग जाए दिवाली के अलावा, तो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन दिवाली पे जब पटाखे छूटते हैं तो लोग घरों से बाहर निकल करके आते हैं, अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े पहनते हैं और नए-नए कपड़े पहन के अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो बेटा वो रॉकेट गया, वो ऐसे हुआ। बच्चे खुद छुटाते हैं, माँ-बाप उसमें शामिल होते हैं, दादा-दादी उसमें शामिल होते हैं, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव, पूरा देश शामिल होता है। लेकिन क्या 10 दिन बाद में, 5 दिन बाद में वो माहौल आपको दिखता है? लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। 2 दिन बाद में जो घर में जो रिश्तेदार आए थे या बहन-बेटी आई थी या जो और कोई भैया-दूज पर आए थे, वो सब अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं। लोग 2 दिन की छुट्टियाँ मना करके फिर ऑफिस में लौटते हैं, फिर अपने काम में जुट जाते हैं। इसी तरह से होली को लीजिए आप। होली पर आप जो है वो ये मन बना करके ही बैठते हैं कि चलो भई आज तो होली खेलनी है। चलो भई आज तो गुलाल खूब लगाना है। एक दूसरे पर पानी डालते हैं और इस बात को लेकर के खुश होते हैं कि देखो उस फला आदमी ने या फला उसने जो है वो मेरे ऊपर इतना रंग डाल दिया, इतना जो है उसने गुलाल लगा दिया, इतना जो है पानी डाल दिया मेरे ऊपर। और इस बात को लेकर के नाराज नहीं होते हैं। गुलाल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, खुशी महसूस होती है। एक दूसरे घर पर जाते हैं, लगाते हैं गुलाल, एक दूसरे को बुलाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, उत्सव का माहौल। लेकिन आप 5 दिन बाद में, 2 दिन बाद में और दिवाली, होली को ही आप शाम को 5 बजे बाद में अगर कोई नहा लेता है, अपने कपड़े वगैरह बदल लिए, हाथ वगैरह साफ कर लिए, चेहरा वगैरह साफ कर लिया, शाम को 5 बजे के बाद में ही क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी को आप गुलाल, होली जो है लगा दे और वो आपको फिर चपेट ना मारे? नहीं मुमकिन है ना। तो ये जो एक मौका होता है, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो विजुअल है जो अभी आप देख रहे हैं राम मंदिर के, ये लोगों को आकर्षित करेंगे। लोग इसके बहाव में दिखेंगे, लोग इन पर बात करेंगे, लोग इन पर आएंगे। लेकिन क्या केवल और केवल लोगों के लिए मंदिर ही मुद्दा है? सवाल ये है। अब हम कंक्लूजन पर आए। मैं आपको इतनी सारी चीजें दिखा करके अब आखिरी में जो आखिरी बिंदु है उस पर मैं आपको लेकर के आया हूं और यहां पर ही हम यहां पर इस पॉइंट को आखिरी में समझते हुए खत्म करेंगे। क्या मंदिर वही लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है या मंदिर हो गया वही सबसे बड़ा मुद्दा है? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं चलते चलते। अरविंद केजरीवाल की सरकार और अब बीजेपी की सरकारों ने भी कई जगह पर शुरू किया है, कांग्रेस के भी कई नेता इस चीज को करते हैं। वो लोगों को अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए, वो लोग तो अगर उनके वहां पर कल कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है या कल कोई मच्छर की दवाई छिड़कने के लिए नहीं आता है या कल को सड़क टूट जाती है या कल को उनका बच्चा नौकरी के लिए रोता है, तो क्या वो सवाल नहीं करते हैं? क्या उनकी जब बिजली कट जाती है तो वो बोलते नहीं है कि बिजली नहीं आ रही है? बोलते हैं। और यही सारी चीज जो है वो समझने की आवश्यकता है। यही सारी चीज जो है वो समझेंगे तो फिर आपको बहुत हद तक तस्वीर जो है वो समझ में आएगी, साफ होगी कि हाँ, देश में 22 जनवरी के बाद बहुत कुछ होना बाकी है। और केवल ये नहीं है कि 22 जनवरी को ही सब कुछ जो है वो 500 सीटों पर नरेंद्र मोदी के नाम की मोहर लग करके बंद हो जाएगा सब कुछ। नहीं, एक बड़ी अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी जी की वो 2024 के 22 जनवरी के बाद शुरू होगी। ठीक है, एक मौका है उनके पास में, एक दस्तूर है, वो उसको भुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद में उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसके बाद में जो है वो आपने देखा ना 5 राज्यों में जब जीत हुई, उसमें से 3 राज्य बीजेपी जीत गए चुनाव के बाद में। तो क्या उसको लेकर के अब सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो यही सारी चीज है जो तय करेगी और यही चीजें हैं जो आने वाले वक्त में जो है वो अपने आप में बदलाव का एक खाका खींचेगी।
और फिर सरकार किसकी बनेगी, माहौल वहां से शुरू होगा। माहौल 22 जनवरी को खत्म नहीं होगा, 22 जनवरी के बाद में तो शुरुआत होगी। आप बताइए आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।